नमो नमः। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मैं सौरभ जी के साथ बिजवाड़ा नामक गांव में आया हूं, जो कि बागपत में है। यहां पर हम मिलेंगे उपेंद्र जी से, जो कि जैविक कृषि करते हैं। ये हमारे सामने उपेंद्र जी हैं। नमस्कार उपेंद्र जी। आप कितने वर्षों से जैविक कृषि कर रहे हो जी? मैं मार्च 2015 से कर रहा हूँ और मुझे 8 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा, आप इनका पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हो या नहीं? नहीं, तो पेस्टिसाइड का प्रयोग करूँगा तो फिर प्राकृतिक ही क्या और रहा। हर्बिसाइड्स? नहीं, कोई हर्बिसाइड नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई किसी तरह का कोई रसायन नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, क्या क्या बोते हो आप? गन्ना है, गेहूँ, सरसों और आलू, धान, अच्छा जी। इस तरह की जो अपनी सीजनली चीज़ें होती हैं किसान के यहाँ पे, और अपने क्षेत्र के हिसाब से जो भी फसलें होती हैं वो सारी मैं उगाता हूँ। अच्छा, गेहूं में जैसे बथुआ होता है, हाँ जी। तो उसके लिए क्या करते हो आप? उसको हटाते हो? नहीं, हटाना नहीं है। उसमें देखो, अगर प्रबंधन करना है तो वो मैनुअली ही होता है, इसमें खुद ही करना होता है। अब गेहूँ में बथवाया तो उसको ट्रंचिंग करके वो अब लाइन में गेहूँ की बुआई करो, फिर हैंडों से उसको उसकी एक निलाई गुड़ाई आप कर सकते हैं, तो प्रबंधन हो जाता है उसका। नहीं तो गेहूँ के साथ मैं जो है चना मिक्स करके बोता हूँ, कुछ परसेंट का चना डाल देते हैं, तो उसमें उसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। लगभग एक एरिया होता है, तो उस रेशियो में डाला जाता है चना। तो चना उसमें फिर फल तो नहीं आता, लेकिन वो नाइट्रोजन की पूर्ति करके अपना ख़त्म हो जाता है और गेहूँ की फसल हमारी तैयार हो जाती है उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये आपने जो संयंत्र लगाया हुआ है, इसके विषय में थोड़ा बताइए आप। जी, ये आइए। देखो, ये है, यहाँ से मैंने खाद तैयार किया मैंने अपना, जो भी ये अपना। कैसे तैयार किया? ये जो है NCF जो है, वेस्ट डिकम्पोजर इसको बोलते हैं। इसको वेस्ट डिकम्पोजर बोलते हैं। एक दूसरा उसमें जीवामृत है, जीवामृत भी बनाते हैं। तो बहुत सारी खाद हैं, वो सब तरह की जो बनाई जाती हैं। और एक गो कृपामृतम है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या डाला आपने? इसमें और केवल गुड़ डलता है। इसमें गाय के गोबर के जीवाणु होते हैं, ठीक है। वो जीवाणु मल्टीप्लाई होते हैं इसमें डायरेक्ट। दूसरा जो खाद जीवामृत है वो मैंने अभी खाली खेत में चला दिया, अभी गेहूँ के खेत में। तो उसमें गोबर होता है, मूत्र होता है, गुड़ होता है, मिट्टी होती है बढ़िया पीपल के जड़ के पास की, और बेसन होता है। तो ये 5 चीज़ें होती हैं, तो एक रेशियो में डाली जाती है, तो उससे जीवामृत तैयार हो जाता है। फिर इसको खेतों में कैसे पहुंचाते हो आप? इसको मैंने वहाँ से, वो नोब है उसको खोलते हैं। हाँ जी, इसको खोल देते हैं। इसको खोल लो आप। हाँ, ये पूरा खोल खुला। दो? बस इतना ही थोड़ा सा दिखाने के लिए बस। हाँ ठीक है, बस ये यहाँ ये से ऐसे खुला, कनेक्टेड है? ये यहाँ से कनेक्टेड है। ये मैंने ला के एक ड्रम यहाँ पे रख लिया। ये मेरा वेंचुरी सिस्टम है। ठीक है जी। वेंचुरी में क्या है कि अब यहाँ से पानी की सप्लाई जो जा गई हुई है, अब यहाँ से ब्लॉक हो गई, रोक दिया, तो पानी का प्रेशर यहाँ पे बढ़ा, ये इसका बाईपास हो गया। नीचे से मैंने इसको यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया इधर से, तो इसका प्रेशर और बढ़ा, तो बाईपास से जो है प्रेशर ज़्यादा बढ़ा इसका। तो फिर इसका जो सक्शन होगा, ये वेंचुरी इसको यहाँ से पानी को, जो भी लिक्विड इसको नीचे मिलेगा, ये इसको उठाएगी और इधर जो है इसकी सप्लाई मेन सप्लाई से चली जाएगी। अब खेत में पानी चल रहा है, तो सीधा खेत में जो मैं यहाँ से जो भी अपनी जीवाणु खाद चला रहा हूँ, तो वो सीधी खेत में ही चली जाएगी। इन ड्रम्स का क्या करते हो आप? अभी तो खाली है, मैंने आज सुबह ही यही चलाया। इसमें जीवामृत था। अच्छा। ठीक है जी। इसमें गो कृपामृतम था, तो मैंने सुबह ही जो है गेहूं के खेत में चलाए हैं। उसमें क्या है? उसमें गोमूत्र इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा, और उस वाले में? उसमें जो है पुराना गुड़ है। अच्छा अच्छा। ये तो ये दोनों स्टॉक है, तो यहीं पे मैं जहाँ चाहिए होता है गोमूत्र भी और पुराना गुड़ भी दिखा देता हूँ। हाँ ये देखो, ये पुराना गुड़ है। ये गुड़ कैसा, देसी गुड़ है या? ये देसी जो अपने यहाँ का जो गुड़ है, मेरे यहाँ का, जैसे मैं गुड़ बना के बेचता हूँ, तो भी इसमें जो चूरा बच जाता है, पुराना हो जाता है, तो मैं वो इसमें इकट्ठा करता रहता हूँ। अच्छा, कोलू भी है आपके पास? कोल्लू तो एक आउटसोर्सिंग में कराता हूँ, एक मित्र के पास है कोल्लू, तो अपने हिसाब से उसी के यहीं पे बनवा देता हूँ मैं। क्षेत्र में चले? जी, इसमें गोमूत्र है। ये कौन सा है जी गन्ना? ये 98 014, 98 014 आपका है। ही है? हाँ, ये अपना ही है। अब इसका क्या करोगे आप यहाँ? ये बीज के लिए तोड़ा है इसको, बेल बोलते हैं, बेल के बीज बोलते हैं गन्ने का। तो इसकी बुआई की अभी तैयारी चल रही है, उधर खेत तैयार है, तो शाम को इसकी बुआई करेंगे। और खेत कहाँ तक है आपके? कौन से खेत वहाँ आगे बाग तक है।
पहले इसी तरफ चलते हैं हम्म। और आगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अंजीर के भी पौधे हैं यहाँ पर। चकोतरा है, ये क्या है जी? चकोतरा चकोतरा। चकोतरा जो सिट्रोन बोलते हैं, सिट्रोन जो इतना बड़ा होता है ये चकोतरा है। ये लेमन फैमिली से ही होता है। ठीक। इसमें भी फ्लावरिंग स्टेज में है, बनाएंगे। इन पे कुछ स्प्रे करते हो आप? नहीं, इन पे तो कुछ नहीं, केवल जीवामृत मैंने जड़ों में डाला है। बाकी खेत में जब स्प्रे करते हैं या डिकम्पोजर की करे या छाछ की करे तो पौधों पे भी फिर उसी वक्त कर देता हूँ मैं। हाँ जी। तो नींबू का है, ये क्या है ये? नींबू का ये ये लेमन ग्रास। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लेमन ग्रास है। मच्छरों के लिए है ना? अब उसके हाँ उसके लिए मच्छरों के लिए भी होता है। इसमें चाय भी बनती है, इसकी चाय पिलवाऊँगा मैं आपको। ये नींबू है? ये नींबू है, जीवामृत सुबह डाला था ये वाला। हम्म। सुबह तो इसमें तो मैनुअली डाला हुआ है बाल्टियों हाँ, से। ऐसे बाल्टी भर के लिया है यहाँ तो इसमें तो। तो इससे आपको कितना परिणाम, कितना अच्छा मतलब रिजल्ट मिला? देखो, जितनी भी अगर आप प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, गो आधारित खेती है, जब मैं सबसे अच्छा जो मानता हूँ ना, जितने भी खाद हैं सबसे बढ़िया इनमें जीवामृत ही होता है। इससे अच्छा और कोई खाद है ही नहीं। ठीक है जी। खाद क्या कहो, इसको जामुन कह लो, एक तरह से जामुन होता है। सारे जो मिनरल्स हैं वो मिट्टी के अंदर है, लेकिन वो डीएक्टिवेट है। ये क्या है, ये उसको एक्टिवेट करता है, जी जी। सारे जीवाणु को एक्टिवेट करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं, मिट्टी में डिकम्पोज करने का जो काम कर रहे हैं। मतलब हर तरह का जो, हर जीवाणु का अपना रोल है, असंख्य जीवाणु है। ये उनके मल्टीप्लिकेशन ये को उसको बढ़ा देता है। मल्टीप्लिकेशन करता है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो एक तरह से जामुन का काम करता है। हाँ, क्योंकि ये जो भी जैसे ये पत्ते हैं या कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर है, हाँ जी। उसका डिकम्पोजिशन तो हो रहा है पर स्लो हो रहा है। हाँ, उस मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे जो फसल अवशेष होते हैं। हाँ हाँ। अगर हम किसी भी फसल को लें तो 100% कोई भी फसल बाहर नहीं आती कभी भी, तो कुछ ना कुछ अवशेष बचता है। अगर हम अवशेष को डिकम्पोजर हमारे पास नहीं है, वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहे, मिट्टी के अंदर वो जीवाणु नहीं है जो डिकम्पोज कर पाएंगे, तो क्या होगा कि दीमक आएंगी। दीमक भी हमारी मित्र कीट है, वो भी अपनी व्यवस्था को संभाले हुए है। तो ये इसीलिए है, अगर हमारे जीवाणु की संख्या ठीक है तो दीमक आके ऐसा कोई खास नुकसान मतलब फसल को नहीं करती है। गीले मिट्टी में तो वैसे भी नहीं आती दीमक, सूखी में ही रहती ना वो तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दीमक जहाँ पे आएगी ना, वो गीले में भी आती है। ये वो आज पानी भर दिया, इसका मतलब दीमक कभी नहीं मरती ना, कोई दवाई है दीमक मारने की। और एक शोध के अनुसार तो बताया ये जाता है कि भाई दीमक का एहसान है। एक भाई कहते हैं, किसान भाई हैं, कि अगर किसी ने भगवान ना देखा तो दीमक को देख लो। उनका कहना ये है, क्योंकि दीमक का बहुत बड़ा रोल है। अगर सृष्टि की संरचना में आज सारी चीज़ों को देखें, अगर दीमक ना हो तो ये व्यवस्थाएं, जो फसलें होना, ये सब कुछ होना बंद हो जाएगा। तो दीमक हमारा मित्र कीट है, हमने शत्रु कीट कह कह के इसको मारने की हमारी प्लानिंग लगी रहती है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप कई बार देखोगे, जैसे वो दीमक की बुम्बी बनती है, उनके बीच हरा पेड़ खड़ा होता है, वो क्यों नहीं उसको नुकसान करते? जंगलों में आप खूब देखने को मिलेगा आपको। तो वो डेड कार्बन को खाती है, लाइव कार्बन को कभी नहीं खाती दीमक। तो इसलिए मित्र कीट है हमारे, लेकिन भरमाया इसलिए जा रहा है कि भाई ये तो पता नहीं क्या करेगी। अब डेड कार्बन, जब खेत में हमने इतना रसायन डाला है, वो जीवाणु बचे ही नहीं है जिनकी ज़रूरत है मिट्टी को। तो दीमक को तो अपना रोल अदा करना ही पड़ेगा, वो तो कुछ ना कुछ करेगी ना, जो उसका रोल है। अभी देखो, डिकम्पोजर डालने का ही है, डिकम्पोजर कह रहा हूँ मैं, जीवामृत डालने का ही है। अब इसमें फ्लावरिंग देखो आप किस हिसाब से फ्लावरिंग आ रखी है। अब इसमें केवल आज ही नहीं है, मैं पहले भी इसमें 2 बार इसमें डाल चुका। फूल आने की स्थिति तब बनने वाली थी, उससे पहले ही। तो इसकी गुणवत्ता देखो, जहाँ भी देखोगे आपको फूल ही नजर आएगा। देखो, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ ये, देखो जी, फूल पूरे पौधे पे यही हाल है, पीछे से हाँ, एकदम भरा पड़ा है फूलों से, है ना। ये उस खाद का ही कारण है। आप इसकी जगह कोई रासायनिक खाद डालते तो ये रिजल्ट नहीं होते। ये अंजीर है? ये भी अंजीर है जी, देसी अंजीर है। वो अंजीर। और ये हाइब्रिड है, अंजीर है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भाई मैं भी थोड़ा देख पूछ कर पॉज कर लो। अच्छा, ये ऐसे डायरेक्ट इससे स्टेम से ही निकलते हैं ये? हाँ, ये स्टेम से ये निकलता है, स्टेम से इसका।
इसी से जो इसमें फ्रूटिंग होती है फिर। अब ये जो पहले निशान है, इसमें पहले अंजीर लगे हुए थे पहले भी, तो हर साल ये इसी में से ऐसे ही निकलते रहते हैं। ये नीचे अधिक है, ऊपर तो बहुत कम है। हाँ, ऊपर तो ऊपर है। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे पौधा छोटा था तो नीचे आने शुरू हुए, जैसे पौधा बढ़ता गया। इस साल देखो ये जो नए हैं, ये वाले हैं, ये नए हैं इस साल के, ये नया है एकदम। पौधे की एज बढ़ रही है तो ये फ्रूटिंग जो है इसकी ऊपर तक, अब आगे आने वाले समय में यहाँ पे भी आ जाएगा, आगे फिर आयु बढ़ेगी, अगले जॉइंट्स में आ जाएगा। तो एक बार इसके ये गोल्डन बैम्बू है, उसको ऑर्नामेंटल प्लांट है ये। ठीक है। ठीक है जी। तो काफ़ी लोग जो अलग, मुझे तो अच्छा लगा मैं इसलिए लिया है, लेकिन अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग भावनाओं के साथ इसको जोड़ा जाता है। और क्या क्या कठिनाई आपके सामने आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करते समय? देखिए इसमें मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। एक पशु जो हैं, जितने भी जंगली जानवर हुए, अपने जो आज के टाइम पे जो समस्या चल रही हैं, उनका तो फेवरेट फूड होगा आपका उनका तो ऑर्गेनिक? फेवरेट होता है, क्योंकि उनका तो देखो स्वाद वही है ना, उनको तो पता है क्या खाना है, हाँ। और उनके लिए इससे स्वादिष्ट और कुछ क्या मिलेगा। ये गेहूं है हाँ, ये गेहूँ है। आपका? ये हाँ, अपना ही। कौन सा बीज है? ये है DBW 187। 187। तो ये बीज आप कहाँ से लाते हो? दुकान से लाते हो या फिर ये तो लगा घर से ही बोते रहते हैं। मेरे पास अच्छा। और भी बीज हैं, इस साल मैंने लगा नहीं पाया उसको। खैर, एक चावल का आटा होता है, मतलब गेहूँ का बीज है, तो वो भी बढ़िया बीज है, देसी प्रजाति का बीज है। कब से आपके पास है ये बीज, देसी बीज? 4 सालों से तो है, 4 साल से तो मेरे पास है। उससे 4 पहले साल तो पूर्व कहाँ से लाए थे? 4 साल पूर्व लाया था जी मैं। निसुर का है, संजीव जी हैं अपने, एक किसान मित्र हैं, तो संजीव जी से लिया था। गन्ने के विषय में बताएं जी, कौन सा बीज है? गन्ना है कब जी बोया ये, था? हाँ, ये CO 0238। ठीक है जी। ये गेहूं के बाद मई का बुआ है। अच्छा जी। हाँ जी, मई के टाइम का बुआ है, और अभी ठीक स्थिति में है। अगर रसायन की तुलना में इस वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो इस साल तो बहुत काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा सभी किसान भाइयों को, तो उस हिसाब से मतलब ठीक ही है, और के जैसा मिलता जुलता ही है। जैसे आपका ये गन्ना है, हाँ जी। इसको आप अपने मित्र के को रुपए देते हो या फिर और कहीं? हाँ, देखो जितना मेरी सप्लाई होती है, हम्म। मेरा जो गुड़, मैं गुड़ शक्कर देता हूँ, सिरका देता हूँ, तो जितना मेरा सप्लाई में जाता है तो वो तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। बाकी जो मेरे से एक्सेस होता है वो मैं सारा मील पे चला जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत जैसे आपने अभी सवाल किया था कि बिना मसाले का गुड़, गुड़ कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ, तो ज़्यादातर लोग जो है, कई लोग से हम भी मिले, मेरे रिलेटिव भी मिले, वो कुछ तो लोग ऐसे है कि मेरे नाम से ही बेच रहे हैं, मैं जिनको जानता तक नहीं है, सड़कों पे खड़े होके बेच रहे हैं, भाई उपेंद्र आर्य जी का गुड़ है और वहाँ से लेकर आए हैं, जो मुझे जानते, ना मैं उन्हें जानता, ना मैं उनको कोई गुड़ बेचा, और लेकिन वो जाके 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो जो है सोनीपत के एरिया में, हरियाणा के और कई एरिया में उन्होंने गुड़ ले जाके बेचना शुरू किया। अब पूछताछ होती है तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि भाई फेस भी नहीं मुझे जानते। वो सुना है भाई कोई इस फलाने गांव में जो है इस तरह की खेती करता है। शहर में जो भाई बैठे हैं सबको ये है कि मुझे तो घर से ही, मेरे घर पे मिल जाए, जो भी मुझे खाने की चीज़ें चाहिए, कोई भी आप परचेज़ करते हैं तो हर किसी की यही होती है कि मुझे मेरे घर पे मिल जाए। अब घर पे मिलने में क्या होता है, अब ना तो आपको किसान का पता कि कौन तो उसका किसान है, ना आपको ये पता कि वो धरातल पे काम करता भी है कि नहीं करता है। अब यहाँ से 35 रुपये किलो में लोग गुड़ उठाते हैं इस क्षेत्र है, क्योंकि गन्ने का क्षेत्र है। 35 रुपये किलो में गुड़ उठाते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं कि जैसे एक फर्मे में जैसे बर्फ़ी टाइप के गुड़ बनते हैं, कुछ लड्डू टाइप के गुड़ बनते हैं, तो उनकी शेप चेंज करने से वो प्योर नहीं हो जाते। जी बिल्कुल। शेप तो आप रसायन वाले की भी चेंज कर सकते हो। और यही आज के टाइम पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, जो भाई पैसा तो खर्च कर रहे हैं अपनी जेब से, तो वो ऑर्गेनिक का या प्राकृतिक का पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा उनको। बिना मसाले का गुड़ दे देते हैं। बिना मसाले का गुड़ क्या है कि उसमें से वो एक तो उसकी मैली कम निकलवाते हैं, उसकी गुड़ की सफाई कम करवाते हैं, और मसाला जो डलता है उसको जो पीलापन सफ़ेदी लाता है उसको मतलब कम सफ़ेद करेगा। गुड़ लाल लाल सा, काला काला सा रहेगा। ज़्यादातर लोगों को ये पता रहता है कि भाई जो ऑर्गेनिक गुड़ है या प्राकृतिक गुड़ है वो कलर में थोड़ा डार्क रहेगा, वो तो बगैर मसाले का भी रहेगा। लेकिन असली खेल वो है कि जितने जहर गन्ने में डाले जाते हैं ना, बुआई से लेके और गन्ने की कटाई के समय तक और गुड़ के बनाने तक, तो गुड़ के बनाने का तो चलो ठीक है, वो प्रोसेस है, आपने उसमें मैली निकलवा ली या कम निकलवाई, ज़्यादा निकलवाई, बिना मसाले का दे सकते हो। लेकिन प्योर कहाँ से लेके आओगे? दुनिया भर का जो जहर खेतों में डल रहा है, एक एक किसान जो है हर 15 दिन में, 20 दिन में, एक एक महीने में
12-12 स्प्रे हो रही है गन्ने के ऊपर जहर की, तो उसको जहर मुक्त कैसे करोगे? अब 12 स्प्रे का जहर वाला गन्ना आपको लू में लेके जाओ, बिना मसाले का गुड़ बना के उसके लड्डू या मिठाई पीस बनवा के आप कस्टमर को दे दो, उसको ये लगेगा कि भाई हाँ मैंने तो जो है ऑर्गेनिक खा रहा हूँ मैं। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक खाना है आपको थोड़ा सा घर से निकलना पड़ेगा, किसानों से मिलो, देखो। आप अगर ठीक चीज़ों को देख पाओ, समझ पाओ, तो ये आप ऑर्गेनिक पे विश्वास करो। बाकी मार्केट में कंपनियां बहुत हैं, सैकड़ों कंपनियां, मैं कहता हूँ सैकड़ों कंपनियां हैं। यदि हम सीधे आपसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे कैसे संपर्क करें? सीधे संपर्क आप मेरे संपर्क सूत्र पे आएँ, आप मेरे घर पे आएँ, आप देखें, ठीक है, सारी चीज़ों को समझें, वास्तव में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखो। आप देखो, ये खेती जो प्राकृतिक खेती है ना, मैं तो फिर यही कहता हूँ, ये संस्कार की खेती है। आपको बहुत धैर्यवान होना पड़ता है। आप बहुत, आपकी आंखों के सामने फसल बिगड़ेगी, नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन किसान जो है एक गन्ने का नुकसान नहीं देख पाते। वो तो ये समझ रहे हैं कि गन्ने को आप पता नहीं ऑर्गेनिक के नाम से बेच दो। वो उन लोगों के लिए गलत कर रहे हैं जो वास्तव में धरातल पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपको अच्छी चीज़ें देना चाह रहे हैं। लेकिन मार्केट उन्होंने पकड़ ली, और जो धरातल पे काम कर रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। तो मेरे पास जो मेरे कस्टमर आते हैं, जिनको बाय फेस मुझे जानते हैं, वो जो मेरे नेचर को जानते हैं, तो उनके लिए तो सर्टिफिकेट मैं ही हो जाता हूँ। बाकी मेरे पास ऑफर बहुत आए हैं, 7-7 हज़ार रुपये में सर्टिफिकेट बनवा लो। ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेट 7,000 रुपये के बनते हैं, और जो अति शिक्षित लोग होते हैं उनको केवल सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो तो मैं 7,000 में बनवा लूँ। लेकिन ये ईमानदारी से खेती, जो जितना संघर्ष इसमें किया हुआ है, वो कहाँ से लेकर आएंगे? 7,000 में अगर ऑर्गेनिक होता हो तो हर कोई ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो सबसे बड़ी यही है, अगर आपको शुद्ध खाना है तो आप डायरेक्ट किसान से जुड़ो, चीज़ें आपको 2 रुपये कम में भी मिलेगी। और मेरे पास हरियाणा, पंजाब, दिल्ली बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, इधर उत्तराखंड तक के कस्टमर्स आते हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर के भी कस्टमर्स आते हैं। तो हर जगह सप्लाई होती है, यहीं से लेके जाते हैं। मैं आज तक कहीं देने नहीं गया। मैं तो यही कहता हूँ, आप देखो, चीज़ों को समझो, परखो, और उसके बाद आप खरीदो। आपकी इच्छा हो तो खरीदो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आओ मेरे पास, रुको, रहने की भी व्यवस्था है। खेती करनी सीखनी है, आओ मेरे पास, मैं बताता हूँ कैसे कैसे होती है। सैकड़ों किसानों को मैं प्रशिक्षण भी दे चुका इसमें। लेकिन सैकड़ों किसान तो है, कंपनी सैकड़ों है, मुझे सैकड़ों की वो नहीं मिलते आज भी। 100 किसान मुझे नहीं दिखाई दे रहे जो 100 किसान वास्तव में धरातल पे खेती कर रहे हैं। 100 कंपनियां चल रही हैं। तो आप खुद देखो कहाँ से आ रही है वो सब इतना माल। आओ जी, फिर दूसरे खेत दिखाता हूँ। जो गन्ना प्रजाति है, ये 98-014 है, इसको पुराना 14 भी कहते थे। इसमें भी 2 वैरायटी हैं, एक थोड़ा बारीक है और एक थोड़ा मीडियम साइज़ का है। ना गन्ना अधिक मोटा है और ना बारीक इतना। हाँ, ये गन्ना चूसने के लिए तो नहीं होता, लेकिन गुड़, खांड वगैरह आपको या सिरका जो भी अन्य उपयोग करने हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है। छिलका मोटा होता है इसका? छिलका मोटा, हार्ड भी होता है, ठीक है जी। इसमें इसकी खास बात ये है इस बीज की, देखो इधर आप इधर दिखाओ, पीछे दिखाओ, ये 238 है। अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, 238 को आज के टाइम पे जो रासायनिक किसान भी है ना, जो हर तरह का जहर मार रहे हैं खेत के ऊपर, 80% किसान फेल है वो इस गन्ना प्रजाति को पैदा करने के लिए। कारण क्या है? ये इतना रोग है इसमें जेनेटिकली इतना, इसमें रोग इतना है इस प्रजाति में, ठीक है। दूसरी तरफ ये है 98-014। अब 98-014 मुझे इतना पहले अनुभव खेती का नहीं था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई, तो मैंने 98-014 लगाया। ये एक ही टाइम का, एक ही समय का। इसमें मैंने पानी का भी स्प्रे नहीं किया, खाली खेत में मैंने बोया और केवल पानी, जिससे जो समय समय पे पानी की ज़रूरत पड़ी, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में, केवल वो पानी दिया है, ठीक है। आप इस गन्ने की हाइट देखो, गन्ने में कहीं रोग नहीं है, स्वस्थ गन्ना खड़ा है। तो अगर कोई ऐसा किसान भाई हो ना जो प्राकृतिक खेती की तरफ आना चाहता हो, तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के ये काम करना पड़ेगा कि आपको कौन सी वैरायटी आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं ना, तो आप एक तो 98-014 ये वाला आप प्रजाति लगाओ। एक 13-235 ये वैरायटी बहुत अच्छी है। ये किसान हित की वैरायटी हैं दोनों। बाकी फालतू चक्कर में नहीं घुसना है कि भाई इसमें 18% रिकवरी है, उसमें इतनी है। रिकवरी तो कम भी चल जाएगी, लेकिन खेत में पैदा हो तब ना। अब खेत में मान के चलो, मेरे खेत में हो ही रहा है, 20-20 कुंटल का मैंने गन्ना निकाला है। किसान 120 कुंटल का निकाल रहे हैं जहर डाल के। एक किसान 20 कुंटल का निकाले, तो अब पैदावार आनी शुरू हुई है, ठीक है जी। तो चीज़ों का फ़र्क रहता है। एक ये वैरायटी है, आप जब तक आपकी मिट्टी में बदलाव भी आता रहेगा,
भाई 3 साल से कम लगते हैं आपको रसायन मुक्त होने में। अगर आप प्राकृतिक खेती करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक करना चाह रहे हैं, तो 3 साल तो आपको कम से कम जैर मुक्त मिट्टी को होने में लगते हैं। आप 3 साल तक नहीं डालोगे तो 3 साल के बाद आप कहने के हकदार हो कि भाई मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मेरे पास है। कम से कम 3 साल। ये नहीं है कि मैंने आज मूली बोई और मैं 20 दिन के बाद मेरे पास मूली तैयार होगी, ये ऑर्गेनिक हो गई। ऐसे ऑर्गेनिक नहीं हो जाते। ठीक है, तो इस तरह की वैरायटी आप 98-014 लगाओ, 13-235 लगाओ। बाकी फालतू चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। नरम कौन सा होता है जी, जो जिसे हम चूस सकें? 13-235 नरम है, लेकिन रोग नहीं है उसमें। एक 48 होता है, वो भी नरम है। ठीक है जी, रसगुल्ला का आता था एक बीज। तो कई प्रजातियां हैं, पहले एक 19 प्रजाति है। देसी के समीप सबसे अधिक समीप कौन सा है? देसी के सबसे अधिक समीप है जी 98-014, 13-235। अगर गन्ना प्रजाति आपको करनी है तो 98-014 और 13-235, केवल 2 प्रजाति पे आप सेलेक्ट करो। आप बिल्कुल मार नहीं खाओगे, आपका प्रोडक्शन भी नहीं घटेगा और आप धीरे धीरे प्राकृतिक की ओर आ जाओगे। क्या अब गन्ने भी जीएम आ गए हैं? हाँ जी, जी में सब ये जितने भी आप जो नई वैरायटीज आ रही हैं, ये सब जीएम है। आप उस पर लिखा रहता है ये जेनेटिक प्योरिटी 98%, 97% ऐसा। अजय लिखा तो प्रोडक्ट पैकिंग पे ऑर्गेनिक भी लिखा होता है। अभी पीछे सी मैं गया, एक प्रोडक्ट के दुकान पे गया, उनका खुद का वो मैन्युफैक्चरिंग थी, वो जो प्रोडक्ट गुड़ था। अब ऑर्गेनिक के नाम से पैकिंग है, सर्टिफिकेट अपने दुकान में लगा रखा है। और मैंने उसको खाया तो मैं बता दिया भाई इसमें तो चीनी मिली हुई है। वो मानने को तैयार नहीं, और मैं इधर मानने को तैयार नहीं कि मुझे भी उस टाइम पे 6 साल हो गए थे इसी फील्ड से जुड़े हुए। मैंने कहा मिलावट तो है, वो मानने को तैयार नहीं, ना मैं मानने को तैयार। तो मैंने पूछा कि जब ये गुड़ बनवाया क्या आप वहाँ थे? इनको नहीं, मेरा छोटा भाई था। मैं कहा आप फ़ोन करो एक बार। तो उन्होंने फ़ोन किया, कहने लगे कि भाई ये बता, इसमें जब ये गुड़ बनवाया इसमें कुछ डलवाया था, कुछ मीठा और कुछ? तो उन्होंने बता रहा हाँ चीनी डलवाई थी। मैंने बोला भाई 23 तरह के रसायन तो चीनी बनने में इस्तेमाल होते हैं, चीनी में मिलते हैं, तब चीनी बनती है। आपका गुड़ कैसे फिर प्राकृतिक या ऑर्गेनिक हो गया है? तो ज़्यादातर तो जो किसान, वो जो भाई बैठे हैं ना, जो शहरों में बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, ठीक है मजबूरियाँ सबकी होती हैं, लेकिन या तो फिर खाओ ही मत। जो आप खाते आ रहे हैं ना, जो रासायनिक ही खा रहे हैं, फिर तो वही खा लो। और अगर आपको प्योर चाहिए तो आप किसान से जुड़ो। और किसान भी सब तरह के हैं। शहर में जाने के बाद हर कोई आपको किसान लगता है, लेकिन ज़्यादातर जो है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, कुछ नहीं कर रहे हो, लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ से कोल्लू से 35 रुपये किलो में उठाया और वहाँ पे 120 रुपये किलो या 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो बेचते हैं। तो आप थोड़ा सा ये जो गैप है, ये दूरी जो है ना एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की, तो इसको आप समझोगे तो आप प्योर खा पाओगे। अच्छा, अब कोई भी सीड यदि आता है, चाहे गेहूं का मैं लेने गया या कोई भी सीड लेने गया, तो उस पे लिखा रहता है कि इसकी जेनेटिक प्योरिटी इतनी है, 97 या 98% है, मतलब 100% नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि वो जेनेटिकली प्योर नहीं है? इसका देखो मतलब जितनी भी बाकी 1.5% का क्या वो है तात्पर्य, जो मिसिंग है उसमें से वो क्या मिसिंग है? अच्छा 1.5% में क्या मिसिंग है उसमें? मतलब उसमें ये लिखा है कि 98.5% हाँ जेनेटिक प्योरिटी है इसकी। हाँ हाँ। तो उसमें जो 1.5% है वो क्या है? 1.5% उसका बेस होगा ना। क्या देखो हमने मतलब? कोई भी चीज़ हम तैयार करते हैं, अब मान के चलो एक प्रभात आड़ू लिया हमने। अब प्रभात आड़ू की हमने जब पौधा तैयार करते हैं तो उस पर आलू बुखारे की पौधे पे उसकी कलम लगाई जाती है। अच्छा जी। ठीक है, तो बेस क्या हुआ? बेस तो आलू अच्छा, बुखारा ठीक हुआ। ठीक। तो उसकी जो कलम लगाई हमने प्रभात की, तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% प्रभात है। ठीक है। उसके भी तो कुछ ना कुछ जो वो रिजल्ट्स, उसके भी कुछ ना कुछ असर तो उसका भी रहेगा। अच्छा, मतलब आवश्यक नहीं कि वो जीएम हो, वो हाइब्रिड भी हो सकता है। हाँ हाइब्रिड हो सकता है। ठीक है, ठीक है जी। चलो। और क्या वो है जी आपने? वो गेहूँ आपको दिखाया मैंने, गेहूँ है, गन्ना है, पीछे सरसों है। सरसों शायद नहीं देखी। ये वैरायटी सबसे अच्छी है अगर आप प्राकृतिक खेती पे जा रहे हैं ना, तो ये सबसे बढ़िया है। इसमें जंगली जानवरों का भी नुकसान नहीं है। एक बार शुरुआत में होगा, जैसे इस स्टेज में होते हैं यहाँ पे खा सकते हैं, लेकिन एक बार जब इनका गन्ना बन के तैयार होता है फिर इसको कोई नुकसान नहीं है। इसको ना शेर खाएगी, ना जंगली सूअर खाएगा, ना इसको कोई कीड़ा लगेगा। ये कीड़े ने मार लिया, वो देखो बगल में खड़ा है, इसकी हालत देखो और उसकी हालत देखो। ये तो स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है दूर से भी। हाँ देख लो, ये बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है, केवल पानी पानी खेत में आया है और बाकी कुछ नहीं है।
बायर का बीज लिया था 730 रुपये किलो, वो श्री राम का था, वो 900 रुपये किलो था, ये 730 रुपये किलो का बीज था। और इधर ही अपना वो देसी बीज है, बहुत लेट लगा था, अगर समय पे लगता ये आज भी सीनियर है, ये देसी वाला इससे आज भी सीनियर है, इसके पौधा भी मोटा है, इससे फल भी ज़्यादा है। ठीक है जी, इसकी हालत देखो और इसकी हालत देखो। और इसके समय पे अगर ये वाली हम बो देते, जितना समय इस फसल को मिला है इसको मिल जाता, तो इसकी पैदावार और 1.5 गुनी बढ़ जाती, लेकिन इससे आज भी सीनियर है। तो ये देसी बीज का फ़र्क है। तो सबसे यही है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस खेती की तरफ आना है तो देसी बीजों का चयन करो आप। ठीक है, या जो परंपरागत बीज अपने चले आ रहे थे, जैसे मैंने अभी गन्ने की प्रजाति आपको दिखाई है। ठीक है जी, गन्ना बोना है तो उस पर आ जाओ। गेहूं की प्रजाति मैंने जो आपको बताई थी, चावल का आटा है, बंसी है, एक सोना मोती है, तो इन वेराइटीज़ पे आओ। आप हाइब्रिड बोना शुरू करेंगे ना, इसमें प्रारंभ करेंगे, अगर हाइब्रिड बो रहे हैं आप इस खेती में, तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बीजों का चयन आप करते हो और आप प्रगति की ओर जा रहे हो, तो आपको इतनी आसानी से आप ये जो स्टेज होती है कवर कर जाओगे, आपको कोई आर्थिक लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो हाइब्रिड भी अब मैं लगाता चलूँ, ठीक है, तो ये वो इसमें कामयाब नहीं होगा, आप आर्थिक दबाव में ही आना है किसान को। चावल काठा, ये जो टेढ़ा दाना है, ये जो टेढ़ा दाना है, ये है चावल काठा, ये बस है। तो इसमें तो सारा मिक्स कर रखा है हमने, इसमें जो भी है, काला गेहूँ भी है, बाजरा भी है, तो सारा मिक्स करके ये देना, बाकी ये है।